हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से 8.1 क्वाड्रिलेटरल। पिछले वीडियोज में जा कर के देखो, कोई डाउट हुआ होगा तो वहाँ से पूछो। अब आज का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं एक बार। ABCD इज ए पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD so that triangle APB is congruent to triangle CQD and AP is equal to CQ। देखो तुम्हारे पास ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। सेम सारा चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी वो उन्होंने करके दिखाया है कि ये ऐसे परपेंडिकुलर है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। नाउ इसमें देखो क्या लिखा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो मैंने भी लिख दिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD are drawn। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, इन विच AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on BD। सेम चीज़, इतनी बातें लिखी हुई हैं वो मैंने लिख दिया। मैक्सिमम टाइम आपको मैंने बताया है कि जब भी कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहले गिवन लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आए तो जो लिखा हुआ है एटलीस्ट उसको लिख दो, है ना, और आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं उसको। देन टू प्रूफ पार्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, देखो ध्यान से APB। मैं आपको थोड़ा सा कलर करके बताता हूँ, इस रीजन में हमें रहना है। ट्रायंगल APB ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला APB, ठीक। और जो मैं दूसरा ट्रायंगल दिखाना चाह रहा हूँ वो CQB है, ये वाला पार्ट है वो, और ग्रीन कलर से मैंने जो दिखाया है ये वाला पार्ट, समझो इस चीज़ को। तो ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर आपस में कन्ग्रुएंट हैं, ऐसा प्रूव करना है। और दूसरा है AP इज इक्वल टू CQ। देखो ये अपने आप हो जाएगा, यहाँ पे मार्क करके देखो, यहाँ पे AP है, यहाँ पे CQ है, तो अगर ये कन्ग्रुएंट होगा तो CP/CT से ये आ जाएगा। तो मेन पार्ट हमारा है कि इसको कन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। तो चलो जल्दी से फटाफट प्रूफ कर लेते हैं इसका। तो मैं अब क्वेश्चन पार्ट हटा देता हूँ, सिर्फ डायग्राम में रहते हैं और यहाँ से आप लोग देखो। प्रूफ में मैं लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। इस CQD में और APB में यहाँ से देखो क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या तुम अलग से यूज कर सकते हो फिगर को देख के। सबसे पहले देखो यहाँ पे AP को देखो, यहाँ CQ को। AP जब देखोगे तो AP इधर दिख रहा है, CQ ये दिख रहा है। इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ ये पता है कि परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे साइड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं, तो ये नहीं ले सकते। PB और QD, PB यहाँ पे देखो, ये पार्ट PB बन रहा है, ओके। दूसरा QD, इसके बारे में भी आपके पास कोई आइडिया नहीं। तो अब आपके पास बचा AB और CD। अब देखना AB और CD, यस ले सकते हैं हम लोग, क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB इज इक्वल टू CD, इसको लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। डन। अब साइड तो तीन में से दो ले नहीं सकते, अब एक ही है, तो अब एंगल की बारी आएगी। तो अगर एक साइड हुआ तो बाकी दो एंगल होना ही पड़ेगा, तब हम लोग AAS लगा पाएंगे। ये सब खुद समझ में आना चाहिए। देखो अब कैसे एंगल लेके आएंगे। अब मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखना ट्रायंगल जो मैंने APB लिया है ना, उसका ये एंगल देखो, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया लगेगा इससे, लेकिन अगर तुम इधर का इस वाले पार्ट में देखना, ये 90 डिग्री दिया है तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिल गया। तो ये तो हुआ नहीं कुछ इधर से, लेकिन यहाँ गौर से देखो, ये वाला एंगल, इसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ देखो ऐसे ऐसे जेड बन रहा है, इसको देखो गौर से, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये 90 है और ये 90 है, तो दो एंगल मिल गए। एक साइड तो हो ही गया था, देखो कितना आसान हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, पहले हमने साइड लिख लिया, अब देखो एंगल में लिख सकते हो, डायरेक्ट में लिखता हूँ, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, सॉरी इधर से जाना है ना, CQD, ये वाला 90 है यहाँ पे, CQD, ये CQD ट्रायंगल CQD लेना है हमें। APB 90 है और CQD 90 है, यहाँ लिख सकते हो ईच 90 डिग्री। डन। और एक बार आप जा कर के देखो इस एंगल को, अल्टरनेट एंगल को कैसे ले सकते हो। तो पहले हम लोग इसमें आते हैं, ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ, एंगल CDQ। गौर से देखो, अगर यहाँ से ABP लिए हो तो इसे देखो ऐसे ABP,
तो इधर से क्या होगा, एंगल सी डी क्यू। रीजन क्या है यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल। अब ये अल्टरनेट एंगल इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल की वजह से बन रहा है, ठीक है। अगर तुम सी डी बी भी लिखते तो सी डी बी और ए बी डी बन रहा है रियल में पैरेलल अल्टरनेट एंगल, बट आप देखो तो सी डी बी या सी डी क्यू सेम ही चीज़ है ना, बी डी बी के ऊपर में ही क्यू है। तो रियल में अगर देखा जाए तो पैरेललोग्राम का सी डी बी है और यहाँ से ए बी डी है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के साइड में लिख सकते हो एज, और क्लियर कर दो कि ये सी डी बी है, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। समझ रहे हो, ये अल्टरनेट एंगल रियल में था, लेकिन हम लोगों ने इसी का पार्ट लिया है सी डी क्यू और ए बी पी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये आप देखो, ये बन गया साइड, ये एंगल एंगल, तो दो एंगल एक साइड, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। रीजन क्या लिखोगे, ए एस, दो एंगल और एक साइड, क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी। और ये जैसे ही आपको ए पी बी देखो और सी क्यू डी यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया, तो दूसरा पार्ट में लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट कैसे होगा, इधर का ए पी इधर का सी क्यू लिख सकते हो, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। कहाँ से, बाई सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी, ये हम लोगों ने प्रूव किया। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मेन है ट्रायंगल को चूज करना, और इसमें हम लोगों ने दो एंगल लिया, एक अल्टरनेट एंगल जो आपको दिख नहीं रहा होगा, समझना होगा कि पैरेललोग्राम है, तो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि सी डी बी और ए बी डी पैरेललोग्राम है। तो सी डी बी अगर अल्टरनेट एंगल है तो सी डी क्यू भी अल्टरनेट एंगल होगा और ए बी पी भी अल्टरनेट एंगल होगा, उसी का पार्ट है इस पे पी बी डी पे, और क्यू भी बी डी पे ही पार्ट है। तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करो। तो इस तरह से इसको करना था। हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाया है। उसके बाद जैसे ही ये ट्रायंगल क्या हो गया, ए एस से कन्ग्रुएंट हुआ, तो दूसरा पार्ट अपने आप आ गया फ्रॉम सी पी सी टी। तो इसको इस तरह से करना था, इसको प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट है तो बताना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की ओर चलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो 11 करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार मैं पढ़ता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल डी, ऐसा दिया हुआ है। फिर दिया है बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये भी दिया है। तो वर्टिसेज ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेज डी ई एन एफ रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट, इन बातों को प्रूव करना है। पहले यहाँ पे आ जाओ, ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, यस। डी ई एफ एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें बोला गया है ए से डी को, सी से एफ को और बी से ई को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। दो ट्रायंगल अलग अलग थे, उनके बाद वर्टिसेस को सबको ज्वाइन कर दिया गया है। तो बोला है इस तरह से इसमें है दिया हुआ पॉइंट कि ए बी इक्वल टू डी ई है, देखो यहाँ पे, और साथ में इसमें ये भी दिया है कि ए बी पैरेलल डी ई भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। फिर उसी तरह से इसमें दूसरी बात दी गई है, इसके आगे देखो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, मतलब ये बी सी जो है ना, ये इक्वल टू ई एफ है। मैं मार्क करता हूँ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है और बी सी पैरेलल ई एफ ही है। और शुरू में दिया था ए बी इज इक्वल टू डी ई है और ए बी पैरेलल भी डी है, तो इसको समझ लेना। अब बोला इन सर्कमस्टांसेस में इन बातों को प्रूव करना है। क्या क्या, देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी ई डी, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये, तो बोल रहा है ये पैरेललोग्राम होगा। दूसरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे बी सी एफ ई या बी ई एफ सी, कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो बोल रहा है इसको आप बोलो कि ये पैरेललोग्राम है, प्रूफ करो। मतलब दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, बट हमें ये प्रूफ करना है। दूसरा है ए सी एफ डी, देख सकते हो यहाँ पे इस पैरेललोग्राम, ये तीन पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब बाकी इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। बाद में ये ट्रायंगल ए बी सी जो दिख रहा है आपको और डी ई एफ, इसको भी कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है लास्ट पार्ट में। तो इतनी सारी बातें आपको प्रूफ करनी है। तो पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डायग्राम भी बना कर रखा था, इसको मैंने समझाया। एक बार देखो, खुद से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, बुक में दिया हुआ है एकदम सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे समझना है कि क्या करना है। अब मैं इसके गिवन पार्ट को लिखूँगा, क्या प्रूफ करना है वो लिखूँगा, और फिर प्रूफ पे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन को अब मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं गिवन से। क्या लिखा है देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ
जो भी दी हुई बातें थी मैंने लिखा है, देख सकते हो। ए बी इक्वल टू डी, ए बी पैरेलल डी, एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, एंड बी सी पैरेलल ई एफ, और वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट टू वर्टिसेस डी ई एन एफ। सेम बातें जो वहाँ पे लिखी हुई हैं मैंने यहाँ लिख दी है। गिवन में यही करना होता है, मैंने आपको बार बार बोला है। फिर देन टू प्रूफ में देखो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सबको एक एक करके यहाँ लिखा है। अब बारी बारी से एक एक को प्रूफ करेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी पहले से इसने कंस्ट्रक्शन दे के रखा है जो मैंने गिवन में लिख दी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो प्रूफ में स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये डायग्राम जो है इसको थोड़ा सा समझना है। तो मेरे पास जगह की थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो आप लिखो गिवन टू प्रूफ, देन स्टार्ट करना। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रूफ, बिकॉज ये स्पेस मुझे यूज़ कर लेना है, फिर धीरे धीरे मैं आगे जाऊँगा क्योंकि डायग्राम मुझे चाहिए। तो ये देखो प्रूफ में मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ सबसे पहले पहली बात, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी जे पैरेललोग्राम। देखो क्या लिखेंगे जो दिया हुआ है ना उसी से आप समझ सकते हो। देखो क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी की बात है ना, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या क्या है देखो, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ऐसा दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी वी हैव, हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू ई डी एंड ए बी पैरेलल ई डी। ये दे के रखा है बच्चों, जैसे ये दे के रखा है ना तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? हाँ, रीजन आपको याद होना चाहिए। जो थ्योरम मैंने पहले पढ़ाया है वो आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। देखो मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन लिख दूंगा कि ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ़ इन ए क्वाड्री, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, शॉर्ट में पैरेलल मैं ऐसे लिखता हूँ, देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। बच्चों आपको याद आ रहा होगा, ये थ्योरम हमने आपको पहले बताया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये पैरेललोग्राम बन गया, बस इतना ही करना था। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी है लेकिन सब आसान है, बस स्टेटमेंट आपको याद आना चाहिए। देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड BEFC की बात करते हैं। देखो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, तो मैं सेकंड ना यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ किया, सेकंड में लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, फिर से लिख सकता हूँ मैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, तो देखो जो दिया है BC इज इक्वल टू EF, सेम जो यहाँ लिखा है ना, सेम लॉजिक, BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF। देखो बच्चों सेम ऐसा ही होगा, एक साइड इक्वल है दूसरा पैरेलल है, मतलब वही साइड मतलब इक्वल है और पैरेलल है, दूसरा कंडीशन बोलना हो। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, सीधे लिख देंगे देयरफॉर BEFC इज ए पैरेललोग्राम। बोलोगे सर फिर से लॉजिक क्या लिखना होगा, डू करके लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे समय बचाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समय के साथ साथ जो क्वेश्चन है ना लेंदी होता जाता है, अगर मैं ज़्यादा चीज़ लिखता हूँ तो मैं आपको ये सेम लाइन यहाँ बोलता हूँ लिखने के लिए, डू करके आप लिख लेना, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, अब थर्ड की बात करते हैं। अच्छा बच्चों देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे देखना ये पैरेललोग्राम है, तो तुम यहाँ से ना एक चीज़ फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो ABED, ये क्या था, पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम मैंने बना दिया तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, एक अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल था, तो दूसरा भी अब हो जाएगा। तो मैं देखो जो दिया है AB इज इक्वल टू ED, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर AD इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल BE।
अब बोलोगे सर ये चीज़ तो आप लिखे हो, इसको आप कुछ इन्फॉर्मेशन मान लो, मैं मान लेता हूँ ये इन्फॉर्मेशन नंबर 1 है, समझ रहे होगे। क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये तो एक ही पेयर दिया था ना इक्वल एंड पैरेलल, तो दूसरा भी अपने आप इक्वल एंड पैरेलल होगा ही, ये ऑब्वियस सी बात है। मैंने प्रूफ कर दिया ना कि ये पैरेललोग्राम है, तब मैं ये लिख रहा हूँ, इसको मैंने इन्फॉर्मेशन 1 मान लिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे समझो थोड़ा सा, यहाँ पे जब तुमने BEFC को पैरेललोग्राम बना लिया बच्चों, तो BEFC में फिर से वही बात है, जो एक पेयर इक्वल है और दूसरा पैरेलल है ना, उसके अलावा दूसरा पेयर, तो देखो BCEF को छोड़ दो, BC और EF को छोड़ दो, तो इधर से क्या बनेगा BE और इधर से बनेगा CF। तो मैं लिख सकता हूँ कि BE = CF एंड BE पैरेलल CF। इसको इन्फॉर्मेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखो ये पहले मैंने नहीं लिखा था, मैं आपको अब लिख के बता रहा हूँ सो दैट हम लोग आगे इसका यूज कर लेंगे। अब समझो, अब मेरे पास तीसरे पे चलते हैं। तीसरा प्रूफ करना है कि AD पैरेलल CF, ठीक है, एंड AD = CF। मैं यहीं से समझाता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। ध्यान देना, यहाँ पे AD = BE है और यहाँ पे BE = CF है। देखो गौर से, यहाँ भी BE इन्वॉल्व है, यहाँ भी BE है। तो अगर AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ AD = CF। अरे समझ रहे हो क्या, AD के पास 10 रुपया है और CF के पास भी 10 रुपया है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि AD और CF के पास 10 रुपया है। समझो, दोनों के पास इसका CF का जो इक्वल किया गया है BE से और AD को किया गया है BE से, तो दोनों में BE कॉमन है ना, तो इसका मतलब AD और CF भी इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी भी बोलते हैं। तो हम लोग आगे इस चीज़ को समझेंगे। अभी समझो कि AD = BE है और CF = BE है, दोनों के पास BE है, इसलिए दोनों भी इक्वल होगा, और ये हम लोग करते आ रहे हैं। तो यहाँ से AD = CF होगा। तो देखो ये पहला प्रूफ करना, जो तीसरा प्रूफ करना है वहाँ पे यहाँ है। और सेम चीज़ देखो, AD पैरेलल BE है और BE पैरेलल CF, तो यहाँ भी देखो BE कॉमन हो गया, BE यहाँ पे है, BE यहाँ पे। तो AD और CF जैसे यहाँ पे इक्वल हुआ, यहाँ पे पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो तुम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2। देखो अगला लाइन देखना, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ये भी प्रूफ करना है। तो आप जैसे ही ये चीज़ लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं बताओ, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं हम लोग AD पैरेलल CF एंड क्या होगा AD = CF। देख सकते हो AD = CF मैंने आपको करके बताया, तो AD = CF हो गया, यहाँ से समझो। तो अब बच्चों ये जो फर्स्ट एंड सेकंड से आपने ये चीज़ लिखा, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसा चौथा क्वेश्चन है। और मैंने फिर से यहाँ से ये इस पार्ट को लिखते ही मैं यहाँ पे मान लो इस इन्फॉर्मेशन को एक इन्फॉर्मेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, फ्रॉम 3 we can say that क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ACFD है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा ACFD इज ए पैरेललोग्राम। और पता है, फिर से यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन यहाँ पे आपको लिखना है कौन सा, मैं जो ये रीजन यहाँ पे लिख के रखा हूँ ना, इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने बताया है डू में लिखो, यहाँ पे मैं रीजन में यहाँ से ये वाला पार्ट को बोल रहा हूँ, फिर से सेम से लिखना है। ये जो यहाँ से है ना, एरो बना के बताता हूँ, सेम क्या लिखोगे, इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल 1 अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तुम देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने रीजन लिखा है ना बच्चों, यहाँ से समझ सकते हो क्या करना है। यहाँ पे देखो मैंने जो थर्ड को लिखा है यहाँ पे, इसको समझो, AD पैरेलल CF है और AD = CF है, तो ये पहले जैसा नहीं हो गया। यहाँ भी एक साइड इक्वल थी और पैरेलल थी, दूसरे में भी देखो यहाँ भी एक साइड इक्वल थी और वही साइड पैरेलल भी थी। यहाँ भी वही है, AD पैरेलल CF है और वही साइड दोनों इक्वल भी है। तो AD और CF को याद रखो और डायग्राम में जाके देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ से AD ये दिख रहा है आपको और CF यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो नहीं हो गया ये क्वाड्रिलेटरल ACFD जे पैरेललोग्राम। तो सेम रीजन ये यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है। तो मैंने एक बार समझाया है, आप इसको अच्छे से समझने के बाद मैंने मैक्सिमम चीज़ें तो लिखी दी हैं, बस आपको ये बोल रहा हूँ सेम लाइन यहाँ पे एक बार यहाँ पेस्ट करो सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें भी BEFC के लिए पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। वहाँ भी जो साइड इक्वल है वही साइड पैरेलल भी है, देखो यहाँ पे।
तो इसके लिए यहाँ पे डू लिखा है, मतलब ये एग्जैक्ट कॉपी करना है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ से एरो बना करके दिखाया है कि यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ, एक साइड जो इक्वल है अपोजिट वाला वही पैरेलल भी है। तो ये जो फ्रॉम थर्ड लिखा है मैंने यहाँ से, ये थर्ड कहाँ से आया, तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने प्रूफ किया था उससे ये डिराइव किया है। और फिर इससे ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी ये पहले दूसरे जैसा हो गया कि वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। रीजन ये कि इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो ये यहाँ और यहाँ लिखो। तो इस तरह से अभी तक हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ को प्रूव करेंगे। देखो AC इज इक्वल टू DF कैसे होगा, इसी से समझ में आना चाहिए। अगर पैरेलल AC इक्वल टू DF को मैं डायग्राम में जाकर दिखाना चाहता हूँ। देखो AC कहाँ पे है, ये है, और DF कहाँ पे है, यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने अभी प्रूव किया था इस पैरेललोग्राम को, तो उसमें मैंने अपोजिट साइड इक्वल लिया था। अब फिर से समझो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पैरेललोग्राम में अभी हम लोग हैं, इस पैरेललोग्राम में, ये वाला में अभी हमने प्रूफ कर दिया ना इसको, अभी जस्ट यही प्रूफ किया है कि AC FD इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मुझे ये जो फिफ्थ पार्ट में है लिखा है AC इज इक्वल टू DF, मतलब ये जो AC है ये DF के इक्वल होगा, तो हो गया ना अपोजिट साइड। तो पाँचवा जो पॉइंट है ये डायरेक्ट यहाँ पे ही हम लोग लिख सकते हैं, जो फिफ्थ प्रूफ है कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF। ये जैसे ही प्रूफ किया ना तुमने, तो यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर AC इक्वल टू DF। क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, तो वहाँ पे मैंने जो अभी प्रूफ किया है कौन सा, AC FD, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, सीधे लिख दोगे तब पर भी चलेगा, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे पैरेललोग्राम बन रहे हैं ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ये किस पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, AC FD का। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा ये प्रूफ हो गया अप टू फिफ्थ। अब लास्ट वाला सिक्स है, तो सिक्स के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। देखो यहाँ पे DEF क्या है, देखो मैं पूरा एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ अब, तो तुम क्या करोगे, तुम अब ये डायग्राम बना लो, तुम्हारे पास बुक में डायग्राम होगा, और यहाँ तक सॉल्यूशन लिखते चले जाओ। मैंने पहले स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर उसके बाद गिवन प्रूफ स्टार्ट किया था लेफ्ट से। जब यहाँ हो गया तो मैं यहाँ से सेकंड स्टार्ट किया हूँ, थर्ड भी यहीं पे प्रूफ कर दिया हूँ। समझ रहे हो, फर्स्ट और सेकंड लिखने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट, आप सीक्वेंस में देखोगे तो समझ में आता जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप नोटबुक में लिखते जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। मैं स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए थोड़ा लिखता रहता हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही जगह पे आपको दिखा पाऊँ। बट फिर भी कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है तो डायग्राम अब स्क्रॉल करके मुझे दिखाना पड़ेगा पीछे। तो आप एक काम कर सकते हो, इस डायग्राम को पहले से बना लो, बुक में भी दिया हुआ है, और फिर चीज़ों को लिखते चले जाओ सीक्वेंस में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ समझ में आएगा। सिर्फ कहानी की तरह देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ एक एक पार्ट को समझो और आगे करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब देखो लास्ट पार्ट पे हम लोग ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल DEF, तो कैसे करेंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF के लिए मैं डायग्राम में जा करके आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से। अब देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अब कलर कर देता हूँ। ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और DEF की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मुझे कन्ग्रुएंट करके दिखाना। अब देखो AB इक्वल टू D दिया हुआ है, याद रखना। BC इक्वल टू EF दिया हुआ है, और अभी तुमने ये AC इक्वल टू DF प्रूफ किया। पाँचवा पार्ट था देखो AC इक्वल टू DF। तो आप डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं, फिर से दिखा रहा हूँ। AB इज इक्वल टू, देखो यहाँ से AB इक्वल टू D गिवन, BC इक्वल टू EF गिवन, मतलब ये दोनों तो साइड दिया ही था, और AC इज इक्वल टू DF हमने फिफ्थ पार्ट प्रूफ कर लिया है। तो तीनों साइड नहीं इक्वल हो गए, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं होगा। किससे होगा, S से। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। तो यही चीज़ मैं जा करके लिख दूंगा और आप वहाँ से समझ लेना। तो मैं अब फिर से वापस नीचे चलता हूँ। देखो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा बताओ, तुम लोग खुद बता सकते हो। अब इधर का देखो, इस शुरुआत का AB, तो इसका DE, तो मैं लिखता हूँ AB इक्वल टू DE। दूसरा BC इज इक्वल टू EF, ये भी दिख रखा है BC और EF, तो मैं लिख रहा हूँ BC इक्वल टू EF।
देखो ये दोनों दिया हुआ था, और अभी अभी तुमने जो AC इक्वल टू DF प्रूफ किया ना, इसको यूज कर सकते हो। AC इज इक्वल टू DF। बच्चों ये दोनों गिवन दिया हुआ है, तो मैं गिवन दिया हूँ, और ये आप लिखना प्रूव्ड एबव। आपके बुक में एक सीक्वेंस से जा रहा होगा तो ये एबव में आ रहा होगा, तो लिखेंगे प्रूव्ड एबव। तो तीनों साइड है या नहीं है, S S S, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SSS कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो यही हमें प्रूव करना था। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। इसको एक बार जा करके सीक्वेंस में नोटबुक में लिखो, समझो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे से पूछ सकते हो। मैंने पूरा एक साथ में बच्चों नहीं दिखा सकता, तो आप थोड़ा सा क्या करो, मैंने जो पहले बताया अभी एक एक करके लिखते जाओ, फिर समझ में आएगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, डायग्राम भी बना के रखा है, कुछ बातें गिवन है ऑलरेडी लिखा, सो समझा देता हूँ आपको। ABCD इज ए ट्राइपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। देखो ABCD एक ट्राइपेजियम दिख रहा है यहाँ पे। तो पहली बात ये, जिसमें AB जो AB साइड है ये, और ये जो DC है वो आपस में पैरेलल है। हाँ, यहाँ दिया है AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। याद रखना इस बार ये जो BC है और AD है लेंथ में इक्वल, मैग्नीट्यूड में। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ऐसा दे के रखा है। तो इस तरह के ट्राइपेजियम को आइसोसेलेस ट्राइपेजियम बोलते हैं, याद रखना। मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइपेजियम का क्वेश्चन हो गया। तो ये आइसोसेलेस ट्राइपेजियम है। अब आगे क्या दिया है, सो दैट अगर ये आइसोसेलेस ट्राइपेजियम है तो आपको ये बातें प्रूफ करनी है। क्या क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये जो एंगल B है ना यहाँ पे, ये और ये वाला एंगल A, ये दोनों इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल C और एंगल D ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि जो ट्रायंगल ABC बनेगा। अब ये ABC को मैं कैसे दिखाऊं, तो ABC के लिए मुझे यहाँ से, मान लो मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन से समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने ये ABC बना दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC बनेगा, और उसके बाद ट्रायंगल BAD। तो इसको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है हमारा BAD, समझ रहे होगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कन्ग्रुएंट दिखाना है। और फिर बोला है कि AC और BD डायगोनल। देखना जैसे ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों, तो CPCT से AC इक्वल टू BD आ जाएगा, वो हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करते ही आ जाएगा, समझ रहे हो। तो पहले फर्स्ट वाले प्रूफ की ओर चलते हैं, लेकिन इस प्रूफ को करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हमें गिवन लिखना चाहिए। तो गिवन में मैंने लिखा है इन ट्राइपेजियम ABCD AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। जो दिया था मैंने लिख दिया। जो प्रूफ करना है ये चारों को मैंने वापस यहाँ मेंशन किया है। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में मैंने ये जो ज्वाइन किया ना इस तरह से डॉटेड लाइन से, इस चीज़ को भी लिख दिया है। और फिर उसके बाद आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस AB को प्रोड्यूस किया है और C को भी यहाँ पे बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में ये लिखेंगे हम लोग कि AD के पैरेलल बनाया गया है CE। तो देखो इस चीज़ को मैंने लिख भी दिया है। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन के पार्ट को स्किप करते हैं हम लोग, ये आप तो समझ ही चुके हो, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो देखो लिखा है ज्वाइन AC एंड BD, यहाँ देख सकते हो BD और AC। एक्सटेंड AB को एक्सटेंड किया है हमने, है ना। एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C के थ्रू एक लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू DA। ये जो DA दिख रहा है ना आपको, इसके साथ ये पैरेलल है, ये समझ लेना। जो लिखा है मैंने मीटिंग AB प्रोड्यूस एट E, जो AB को प्रोड्यूस किया था हमने, उससे ये CE जो लाइन है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो समझना है यहाँ पे ये जो पॉइंट C से जो लाइन जा रहा है जो कि AD के पैरेलल है वो E पे मिल रहा है, ऐसा लिखा है मैंने। तो इन चीज़ों को आपको लिखने आना चाहिए। गिवन टू प्रूफ इन कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री में मैक्सिमम टाइम हम लोग करते हैं, और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो कितना भी अच्छे से लॉजिक लिख लो, टीचर पूरा मार्क्स नहीं देगा। दूसरी बात, ये कंस्ट्रक्शन आप देखना बुक में जा करके, ये आपको पूरा हिंट दिया गया है कि ऐसे लिखना है, आपको ये हिंट दिया, लेकिन एग्जाम में ये हिंट नहीं रहेगा, तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को लिखने के बाद हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको कम से कम आप 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, तब जा कर के समझ में आएगा, ठीक है। और ये 4 मार्क्स में पूछता है एग्ज़ाम में। पेपर अगर टफ होगा तो ये क्वेश्चन आएगा,
क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ के करो, फिर उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो पूछना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ सो समझो। यहाँ पे जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू बी। देखो यहाँ से ये ए और बी को, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की चीज़ें अब करनी है। समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज, देखो यहाँ से ए बी पैरेलल सी डी है, बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी है, तो लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, तो मैं लिख सकता हूँ एज ए बी पैरेलल सी डी देयरफॉर ए ई, देखो ए बी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ना ए, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ए ई पैरेलल सी डी होगा। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसको मान लो 1 मान लेते हैं। और दूसरी बात देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन करते वक्त लिखा है कि थ्रू सी हमने पैरेलल टू डी ए एक लाइन बनाया है, डी ए के पैरेलल, तो थ्रू सी जो लाइन है वो क्या है सी ई, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सी ई पैरेलल डी ए। इसको समझो, इसको 2 मान के मैं साइड में लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, तो ये। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ए ई और सी डी पैरेलल हो गया और सी ई और ए डी पैरेलल हो गया, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी ई देखो अपोजिट पेयर दोनों के पैरेलल हो गए, डी सी इधर का ए ई इधर का, ये हो गया यहाँ से मैंने जो लिखा है फर्स्ट में। और सी ई इज इक्वल सी ई पैरेलल ए डी, पैरेललोग्राम का जो ये पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन था, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we can say that क्या बोल सकते बताओ, ए डी सी ई इज पैरेललोग्राम, हम लोग इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हो क्या, अपोजिट, शॉर्ट में लिखता हूँ, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि अगर ऐसा होता है तो वो क्या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, अगर अपोजिट पेयर पैरेलल हो। तो यहाँ तक ये चीज़ समझो। अब क्या होगा, मैं डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर नीचे करने वाला हूँ इस स्पेस के लिए, इस पार्ट को, तो थोड़ा सा डायग्राम को एक काम करो अलग से बना करके लिख लो कहीं पे पेज पे और फिर समझना। तो यहाँ से हम लोग अभी तक प्रूफ कर दिए कि ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम या ए डी सी इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ तक हो गया। तो आप बोलोगे सर ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमको देखो यहाँ पे मुझे क्या इससे मिला, ये ए और ये ई को देखो, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, ये दोनों भी बनेगा, कोई भी दो अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो आप सबको भूल जाओ, ए डी सी ई में रखो। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं रीजन लिख देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मान लो इस इंफॉर्मेशन नंबर 3 मान लेते हैं, मैं सबको इक्वेशन मान लेता हूँ सो दैट आप समझते चले जाओगे, बाद में मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके अच्छा एक चीज़ समझाओ मुझे, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उसको भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे सब लोग देखना, इसको मैं एंगल बी ही नाम रहने देता हूँ क्योंकि हमें प्रूफ करते वक्त ना एंगल बी मेंशन करना है। तो एंगल बी, इस एंगल को देखो, क्या सब लोग मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, गौर से देखो, क्या लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? यहाँ पे पूरा का पूरा सेमी सर्कल बन गया ना। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, आप खुद बताओ मुझे, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू, बताओ कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। रीजन, इसको इन्फॉर्मेशन नंबर 4 मान लेते हैं, है ना, इसको इन्फॉर्मेशन नंबर 4 और इसको लिखते हैं लीनियर पेयर। आप बोलोगे सर यस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ को समझते जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी। देखो ए डी कहाँ पे है, ये, और बी सी कहाँ पे है, ये दोनों मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है। और एक चीज़ समझना, ए डी इक्वल टू बी सी है और ए डी इक्वल टू सी ई भी होगा, सिंगल मार्क करता हूँ इसको समझने के लिए। बोलोगे सर ये कैसे होगा? ए डी इज इक्वल टू सी ई होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम।
और ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। ध्यान देना, इस चीज़ को समझाने वाला हूँ अभी। इस चीज़ को मैं अब यहाँ से तुम डायग्राम बना कर लिखो, मैं नीचे ला करके लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस अब कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे नहीं तो समझा के लिख देता हूँ, ये रफ पार्ट यूज करता हूँ, फिर इसको लिखूँगा आगे। क्या मैं लिख रहा हूँ, ए डी इक्वल टू बी सी दैट इज़ गिवन, और फिर से क्या लिख रहा हूँ, ए डी इक्वल टू सी ई। ये क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। समझ रहे हो, यहाँ से समझ लो। अब इसी चीज़ को अब तुमको दिखा करके लिख रहा हूँ यहाँ से डायग्राम के बाद जा करके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको समझो क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ए डी इज इक्वल टू सी ई। ये जो ए डी इक्वल टू सी ई है ना, वो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा कहाँ से आया था, तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसको भी एक इक्वेशन मान लो, नहीं तो इसको 5th नंबर का मान लो। यहाँ लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ए डी इक्वल टू सी है। और ए डी इज इक्वल टू जो बी सी है ना, उसको भी ले लो, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है ये ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी में हम लोगों को इसको 6 मान लेते हैं, और ये आप गिवन लिख सकते हो। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। ये जो 5 और 6 में देखो गौर से, दोनों के लेफ्ट में ए डी है। ठीक है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी ई। समझो इस चीज़ को। और ये बी सी इज इक्वल टू जो सी ई है, ये कहाँ से आया है, लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 5 and 6, 5 and 6 यहाँ से आया है। तो बी सी इज इक्वल टू सी ई हुआ, और बी सी इज इक्वल टू अगर सी ई हो जाएगा तो आप यहाँ से देख लेना कि एक नया चीज़ मिलने वाला है आपको। अब चलो एक डायग्राम में वापस चलते हैं। याद रखना, बी सी इक्वल टू सी ई मैंने प्रूव कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, बी सी क्या है, ये है, और सी ई क्या है, देखो दोनों सिंगल मार्क है ना। तो सिंगल मार्क मतलब ये दिखाना हूँ कि ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल हो गया। तो आप देखना ट्रायंगल सी बी ई में ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा। खुद से सवाल पूछो, अरे होगा या नहीं। और अगर ये दोनों ये इक्वल है तो आइसोसेल्स हुआ, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, देखो अगर गौर से देखना, तुमको अगर दिख रहा होगा तो ये एंगल और ये एंगल मैं इक्वल लिख सकता हूँ। रीजन एच बी सी इज इक्वल टू सी ई, तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ से लिखूँगा एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ई। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन आपको पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू सी है। फिर से बोल रहा हूँ, समझो, कन्फ्यूज मत होना। मैंने बी सी इज इक्वल टू सी तक प्रूफ किया, आप उसको लिख के रखो, फिर वापस अपने डायग्राम में आ जाओ। अच्छा, बी सी और सी ई इक्वल हो रहा है, तो अगर मैं इतना दूर को देखूँ तो सी बी ई में दो साइड इक्वल हो गए। अरे यार, ये तो ट्रायंगल आइसोसेल्स बन गया। अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया, मतलब इसके जो बेस जो इक्वल साइड्स है ना, उसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये जो एंगल है सी बी ई, यहाँ तक का एंगल ये वाला और ये वाला एंगल ही तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल के क्या होते हैं, सिर्फ इतना तक को ध्यान में रखो, इतना तक को। तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो आप समझ पाओगे। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं जा करके डायरेक्ट अब उसके आगे इस पार्ट को लिख देता हूँ, वहाँ पे कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। अब मैं यहाँ से चलो वापस से इस जगह पे आ रहा हूँ। बी सी इक्वल टू सी ई है, तो मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर एंगल, क्या लिखेंगे बताओ, ई इक्वल टू एंगल सी बी ई। इस चीज़ को समझो, और इसको इन्फॉर्मेशन अभी तक 5 6, इसको 7 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 7 मान लेते हैं, और मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आप चीज़ वहाँ पे भी लिख सकते हो, एंगल, क्या लिखेंगे बोलो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इससे पता चल जा रहा है कि हाँ, इक्वल साइड के अपोजिट का ये एंगल है, इसीलिए ये इक्वल हुआ है। अब जो हमारा डायग्राम है ना, उसको छोड़ो, अभी इतना जो इन्फॉर्मेशन है उसी से कलेक्ट करते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है उसको, और फिर उनसे कुछ नया
समझते हैं कि और क्या कर सकते हैं। अब इतने सारे इक्वेशंस बना दिया ना, इसे कन्फ्यूज मत होना। तुमको इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसा करने से ना आपको ये पता चलता रहता है कि कौन इन्फॉर्मेशन किसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा से मैंने क्या बनाया था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनते ही ये दोनों एंगल वहाँ पे सप्लीमेंट्री हो रहे थे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो इसको मैंने तीसरा मान लिया। फिर इसके बाद वहाँ से देखो तो लीनियर पेयर बन रहा था, तो लीनियर पेयर बनाया। सबको एक इन्फॉर्मेशन जब नया नया आ रहा है ना, तो सबका नाम के लिए मैं उसके साथ इक्वेशन ऐड कर दे रहा हूँ। अब देखो, अब इस चीज़ को समझो कि जब अगर तुम एंगल ई को पीछे जाके देखो, कहीं पे रिलेशन दिया होगा, यस, बी प्लस सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है। देखो गौर से, एंगल बी प्लस सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो एंगल ई आया है ना बच्चों, मैं लिखता हूँ यहाँ से जो फोर्थ वाला इक्वेशन है, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में है एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर रहा हूँ, इस एंगल बी को रहने देता हूँ प्लस, और इस एंगल सी बी ई को ना रिप्लेस कर देता हूँ इस एंगल ई से। तो बोलेगा कि सर ये तो एंगल ई आ गया, ओके, यहाँ 180 डिग्री, फिर से ये नया इन्फॉर्मेशन आ गया। ठीक है, आप इसको क्या करो, ये वापस से इसको नया इन्फॉर्मेशन 8 मान लेते हैं। और ये जो मैंने इस बी प्लस सी बी ई में जो इन्फॉर्मेशन, ये जो एंगल ई डाला है वो कहाँ से डाला है, 7 से, और इनको 4 को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ तो ऑलरेडी लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, और सी बी ई को जो पुट किया है ये यहाँ से पुट किया है। तो आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे इतना तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो रहा है तो फिर से पीछे जा करके देखो और फिर से एक बार लिखो। अब इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। एंगल बी प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री है। देखो ऐसा कहीं पे 180 डिग्री और आ रहा होगा, एक इसको तो यूज़ किया है 4 को, और इससे पहले देखो थर्ड इक्वेशन में एंगल ए प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसको मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो गौर से, ए प्लस ई भी 180 डिग्री है और बी प्लस ई भी 180 डिग्री है। ए प्लस ई भी 180 डिग्री है और बी प्लस ई भी 180 डिग्री है। तो फिर से वही नहीं हुआ कि मैं बोल सकता हूँ कि इसका लेफ्ट पार्ट और इसका लेफ्ट पार्ट दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों 180 के इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से होगा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। यहाँ भी ए प्लस ई 180 के इक्वल है और यहाँ बी प्लस ई 180 के इक्वल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 3 and 8। देखो यहाँ पे समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम 3 and 8। ये जो 8 नंबर का इक्वेशन है, इसे क्या पता चल रहा है, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई। अब ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सर ये कैसे लिख दिया। अगर ये जो 2 लोगों के पास 100 रुपया है और इन 2 लोगों के पास भी 100 रुपया है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जितना इनके पास है इतना ही इनके पास है। इन दोनों के पास 180 रुपया है, इन दोनों के पास भी 180 है, तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के पास 180, यानी दोनों इक्वल है। सिंपल सी बात है। अब इससे करने से हुआ क्या, देखो एंगल ई और एंगल ई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू बी। जाके हम लोग देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मेन मेजर जो है ना यही प्रूफ करना है। अब बाकी की जो प्रूफ करनी, जैसे एंगल सी प्लस डी, देखो यहाँ से डायग्राम में चलते हैं। एंगल सी प्लस डी के लिए अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो तुम देखो क्या करने वाला हूँ मैं, ये ए और प्लस डी, आपको याद होगा ट्रेपीजियम में ये दोनों एंगल का सम मैंने बताया हुआ है पहले भी कि 180 डिग्री होता है। रीजन, ये लाइन अगर इधर लेके जाओगे, ये लाइन इधर लेके जाओगे, तो ये दोनों पैरेलल होंगे और ये बन जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर एंगल होगा। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। और इधर से सेम चीज़, यहाँ पे ये लाइन इधर जा रहा है, ये लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल बनेगा, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। समझो इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बताओ क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। ये चीज़ समझना चाहिए आपको। अगर आप ये समझ जाओगे तो फिर इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो चलो अभी इसको मैं जो लिखा हूँ यहाँ पे, इसको याद रखो कैसे लिखा था, डायग्राम में दिखाया था आपको। अब इस पार्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से समझो कि एंगल ए
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सारा इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, तो अभी मैं इक्वेशन नहीं लिखता हूँ, कन्फ्यूज होते जा रहे होगा अगर, तो ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी था समझाने के लिए कि किसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं ऐसे दे रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ये क्या है बच्चों, आपको पता है ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। अब फिर से वही चीज़ देखो, अगर तुम चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 9 और 10 ले सकते हो, क्योंकि 8 तक तुम यूज़ कर सकते हो, और फिर लिखोगे फ्रॉम 9 एंड 10। गौर से देखना, ए प्लस डी इधर है जो 180 के इक्वल है, और बी प्लस सी इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने ये जो पीछे यूज़ किया वही है। इन दोनों के पास 180 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए, 9 और 10 लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 9 इक्वेशन 10 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से। इसको लिखने के बाद कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। एंगल ए प्लस डी इधर का और एंगल बी प्लस सी इधर का। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, प्रूफ किया है ना हम लोगों ने, तो इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी रहने देते हैं, और इस एंगल बी को रिप्लेस कर देते हैं एंगल ए से प्लस एंगल सी। देखो एंगल ए दोनों तरफ है कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। और ये हमें दूसरा प्रूफ करना था, जाके देख सकते हो। अभी हम लोग अगर ऊपर में जा कर के देखें तो हमें बच्चों यही प्रूफ करना था। देखो एंगल सी इक्वल टू डी, तो हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर लिया। 2 प्रूफ हो चुके हैं। अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी को कन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल जो बी ए सी है, ए बी सी है, देखो ए बी सी, इसको मैं कलर कर देता हूँ। अब ये इसको मैं ऐसे रेड ग्रीन कलर से कलर कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले को जिसका नाम है बी ए डी, अच्छा सॉरी बी ए डी मैंने पहले कलर कर दिया। ए बी सी है बच्चा, ए बी सी इधर कर देते हैं, ए बी सी ये है। चलो गौर से देखना, अब तुम खुद बताओ क्या ए बी दोनों में कॉमन है? देख के भी लग रहा है ए बी यहाँ पे भी है, बी ए मतलब ए बी यहाँ पे है, तो एक साइड तो मिल गया। अब सब लोग देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये पहले से दिया हुआ है, मतलब एक और साइड। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ याद रखना, ये वाला ट्रायंगल, इधर से ये वाला ट्रायंगल है ना, जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। इसके 2 साइड इधर के रेड वाले कलर के ट्रायंगल के 2 साइड से इक्वल हो गए, एक साइड तो कॉमन ही है, और इधर का इसका बी सी इसके ए डी के साथ इक्वल हो गया। और अभी देखो हमने प्रूफ किया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो अब नहीं हो गया साइड पूरा एंगल, फिर साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल में देखो ये साइड इसके साथ साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको अब वहाँ लिखना है, तो मैं उसको वहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। आप समझना कि सीक्वेंस में जाना है आपको, आप जैसे जैसे समझोगे वैसे वैसे लिखते जाना। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट आप देख पाओगे वहाँ से। चलो सब लोग यहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, समझो। इन ट्रायंगल, ये 3rd पार्ट है ना, उसको प्रूफ कर रहा हूँ, 3rd पार्ट को, ये प्रूफ है इसका। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। चलो आप लोग बताओ मुझे, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन हो गया। उसके बाद मुझे बताओ ए, इसका पहले हम लोग ए बी सी में है, तो ए बी सी का बी सी और इसका ए डी, तो ऐसे लिख सकते हो, इसका बी सी इक्वल टू ए डी। बच्चों ये गिवन है, आप ऊपर में जाके देख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो इसको आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट मैंने अभी एंगल ए और एंगल बी के बारे में बताया, तो अगर ए बी सी का आप देखोगे तो एंगल बी, और बी ए डी का देखो तो एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, तो यहाँ लिख दो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। और इसीलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। और कौन सा क्राइटेरिया लगा, देखो साइड एंगल साइड, SAS। देखो मैंने ये जो ब्लॉक यहाँ पे लिखा है, आपको ऑब्वियस सी बात है इतना क्वेश्चन करने के बाद ही यहाँ तक पहुँचोगे ना वीडियो में, तो ये मैंने यहाँ पे 3rd पार्ट के लिए लिखा है, क्योंकि अब मुझे डायग्राम भी दिखाना ज़रूरी था, तो आप यहाँ से समझना, तो आप सीक्वेंस में लिखोगे। हाँ, ये सॉल्यूशन ऑब्वियस सी बात है वीडियो में लास्ट में आएगा, तब तक आप ये सब कर चुके होगे। तो यहाँ पे मैंने ये प्रूफ कर दिया 3rd पार्ट। अब देखो डायगोनल AC एंड डायगोनल BD मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हो,
बताओ क्या होगा, अरे बताओ तो सही। हाँ, क्या होगा, AC ट्रायंगल ABC का पार्ट है, तो दो साइड तो इसके इक्वल हो चुके हैं, बचा AC। और BAD का पार्ट क्या है, BD, तो BD और AC क्या हो जाएगा, CPCT से। तो मैं डायरेक्ट इसके लिए लिख देता हूँ, ये आ जाएगा फ्रॉम CPCT। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना था। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, मैं बोल रहा हूँ 4 बार करो, 4 बार देखो, 4 बार लिखो, करो कम से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप एक बार सीखते समय इतना याद नहीं रख पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को देखो, समझो। हर पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस पूरे 8.1 में मैंने हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको अलग से दिया है। जाके शुरू से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चंस को देखो, लिखो, तब जा कर के आएगा। इससे पहले सारे थ्योरम्स का भी मैंने प्रूफ दिया है, उसको भी जा कर के लिखो, तब जा कर के समझ में आएगा। तो ये 8.1 का मैं फिर से लास्ट बोलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करो। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मुझे पूछेगा, लेकिन मैं यही बताऊँगा, डाउट अगर सिर्फ देखोगे तो होगा, लिखना पड़ेगा। इन चीज़ों को नोटबुक में लिखो और एक काम करो, कहीं पे वीडियो को पॉज कर दो और फिर खुद से करो। डाउट होता है फिर से खुद से करो। जब लगेगा नहीं कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो जा कर के वीडियोज़ को देखो। एक बार मैंने समझा दिया है ना, तब मैं बोल रहा हूँ, कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। शुरू में एक बार मैंने क्लास में बताया, फिर से मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीज करते वक्त या सॉल्व करते वक्त, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में अचानक से आ गया तो किए हुए रहोगे ये क्वेश्चन, तभी कर पाओगे। तो चलो, वीडियो में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज वैसे वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, अगर किसी को डाउट है तो वापस पूछना। चलो बच्चों, बाय।